नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक और टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस ये नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब इंग्लिश की बात होती है तो इंग्लिश में ये फेमस चैप्टर है। अब फेमस इसलिए भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फेमस इसलिए भी है कि ये बेसिकली एक सेपरेट चैप्टर नहीं है, ये टेंस का ही एक भाग है। अब टेंस को इसके साथ या इसे टेंस के साथ क्यों नहीं पढ़ाते? ज्यादातर अगर हम देखें तो ये टेंस के साथ जब जब पढ़ाया जाता है तो वो चैप्टर बल्कि हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऑलरेडी टेंस में इतनी वेरिएशंस हैं, तो अगर आप इसे भी इंक्लूड कर दोगे तो फिर थोड़ा आप सभी के लिए तो पढ़ने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए इसको सेपरेटली पढ़ाना और सीखना बेहतर माना जाता है। तो जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं क्या, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हम जनरली बात करते हैं कि सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस क्या है, डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यही है बहुत बेसिक सी डेफिनेशन किसकी, सेंटेंस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक समूह पूर्ण मीनिंग के अर्थ के साथ। अगर बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तो एक ग्रुप बन गया। अब बहुत सारे शब्द मिल करके जो ग्रुप बना रहे हैं, जो ग्रुप है, उसी ग्रुप को तब सेंटेंस कह रहे हैं जब वो कंप्लीटली मीनिंगफुल हो, पूर्णतया वो अर्थ देने वाला हो, तभी आप उसे सेंटेंस कहेंगे। ये जो शब्द है ना कंप्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो डिस्कशन होता है उसमें सेंटेंस की जो डेफिनेशन है बस इतनी बता दी जाती है, या डिस्कशन हो जाता है सिर्फ इतनी डेफिनेशन के ऊपर कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस, या ज्यादा ही कुछ होता है तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग इज अ सेंटेंस। सम मीनिंग, थोड़ा मीनिंग, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस कभी भी थोड़ा बहुत, अधूरा सा, पार्शल सा, आंशिक रूप से ऐसे मीनिंग नहीं देता। सेंटेंस कंप्लीटली मीनिंगफुल होना चाहिए, या ये कहें जो कंप्लीटली मीनिंगफुल होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही सेंटेंस होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उस चीज को समझिएगा। अगर लिख दिया जाए मैक्स विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये आप देखेंगे मैक्स विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। यहां पर भी आप ध्यान से यदि देखें तो जो मैं बात आपको कहना चाह रहा था कि सेंटेंस की डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग ऐसी क्यों है, मतलब कंप्लीट शब्द को हम हटा के क्यों नहीं कह सकते कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग या विद सम मीनिंग इज अ सेंटेंस? क्यों नहीं है? क्यों कंप्लीट शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस की परिभाषा को समझने के लिए? तो देखिए, मैक्स विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये सारे भी क्या थे? वर्ड्स ही तो थे। यदि मैं लिख दूं मैक्स इज गोइंग, ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है? एक वर्ड, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये भी हो गया, 3 वर्ड्स हैं यहाँ। तो 3 वर्ड्स का ग्रुप तो मैक्स इज गोइंग भी है। और अगर यहां देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द है। 8 ग्रुप का, 8 वर्ड्स का ग्रुप ये भी है, मैक्स विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। बट फिर भी आप देखेंगे इसमें 8 वर्ड्स हैं और इसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हैं। और मैक्स इज गोइंग, मैक्स जा रहा है, इसका मीनिंग मैक्स जा रहा है। और इसका मीनिंग है मैक्स अपने
परिवार के सभी सदस्यों के साथ। मैक्स अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ। मैक्स विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। मैक्स अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ क्या कर रहा है? खड़ा है, बैठा है, पार्टी मना रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, छत पर है, गली में है, घर में है, कमरे में है, क्या है नहीं पता। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये पूरा है, मैक्स विद द मेंबर्स विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग होगा तब वो सेंटेंस होगा। तो यहां आप अगर देखें, मैक्स इज गोइंग, मैक्स जा रहा है। यदि आपको ये लग रहा है कि सर ये भी तो ये कह रहा है कि मैक्स जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है ये तो नहीं पता। पहली बात, मैक्स इज गोइंग, कहां जा रहा है ये नहीं पता, बट अभी भी वो कंप्लीटली मीनिंगफुल है। मैक्स इज गोइंग पूरा मीनिंग है, मैक्स जा रहा है। वो बता के जाए हमेशा कहां जा रहा है ये जरूरी नहीं। फिर भी आपके कंफर्ट के लिए मैं लिख देता हूं, मैक्स इज गोइंग, मैक्स इज गोइंग टू स्कूल। मान लीजिए ये लिख दिया मैंने, मैक्स इज गोइंग टू स्कूल। अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पहले भी ये कंप्लीट था बट आपके कंफर्ट के लिए लिख रहा हूं कि मैक्स इज गोइंग टू स्कूल। मैक्स विद्यालय जा रहा है। अब तो ये सही है। अभी भी ये सिर्फ 5 वर्ड्स का ही है, 5 शब्दों से बना है, 1 2 3 4 5 4 5, बस यहीं तक 5 शब्दों से बना है। तो ये 5 शब्दों से बना है, फिर भी इसका मीनिंग पूरा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग के साथ है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे कि भाई मैक्स इज गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस है। लेकिन ये जो 8 शब्दों से बना है, मैक्स विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, 8 शब्दों से बना, इसमें वर्ड्स तो 8 आ गए, बल्कि इससे ज्यादा आ गए, फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? मीनिंग तो है, क्या इसमें मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है? ये वर्ड मिसिंग है, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं है। मैक्स अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ है, या था, या होगा, या बैठा है, या खाना खा रहा है, या चर्चा कर रहा है, या फिर कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, कुछ नहीं पता। इसमें टेंस मिसिंग है, इसमें वर्ब मिसिंग है, इसमें सब्जेक्ट भी मिसिंग है, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो मीनिंगफुल क्या? बिल्कुल नहीं है, मीनिंगफुल है लेकिन कम मीनिंग आ रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट की कंडीशन है तब, देन ओनली वो सेंटेंस है। ये सेंटेंस नहीं है, तो ये क्या है? तो ये कहलाता है फ्रेज। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसा शब्दों का समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, और सब्जेक्ट वर्ब ना होने के कारण ही उसका मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो इनकम्प्लीट सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाला या थोड़ा बहुत मीनिंग देने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसे आप फ्रेज कहेंगे। कंप्लीट मीनिंगफुल है, कंप्लीटली मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो आप सेंटेंस कहेंगे। तो ये शब्द काफी मायने रखता है, ये ध्यान रखना है आपने कि भाई मीनिंग है लेकिन कितना है, पूरा है या थोड़ा बहुत है, आधा है। यहां हम समझ गए कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट मीनिंग देता हो। तो सेंटेंस की डेफिनेशन यहां तक हमने समझ लिया, ये पहला चरण था। अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड जो टास्क है, द्वितीय चरण शुरू करते हैं। इस बेसिक के बाद आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो जो चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस, हमने सीख लिया कि भाई कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सिंपल सेंटेंस सिंपल वर्ड से बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव वर्ड्स चाहिए, वैसे ही इंटेरोगेटिव वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। कंडीशनल सेंटेंस का जो चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कंडीशनल सेंटेंस को बनाने वाले वर्ड्स, कंडीशनल वर्ड्स, यानी कंडीशनल वर्ड्स वे वर्ड्स हैं जो कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात आपने समझनी है कि यहां जितने भी वर्ड्स अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे वर्ड्स किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, और वो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनमें से ज्यादातर देखा गया है एक ही पॉइंट पर वो बेस्ड रहे हैं, मतलब घूम फिर के वही एक बात आ जाती है। जैसे कि अब कंडीशनल वर्ड है इफ,
तो ज्यादातर एग्जाम में या तो इफ आ जाता है एज अ कंडीशनल वर्ड, या फिर अनलेस को दे दिया जाता है एज अ कंडीशनल वर्ड, या फिर अनटिल आ जाता है कई बार, या फिर प्रोवाइडेड को दे दिया जाता है। एग्जामिनर यहाँ बेसिकली देखना चाहता है कि कॉन्सेप्ट आपको कितने परसेंट क्लियर है। तो इफ है, अनलेस है, अनटिल है। अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो अनलेस का और अनटिल का मीनिंग नेगेटिव भी होता है, मतलब इनसे दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अब वो दो टाइप के क्वेश्चंस क्या है, यहां पर एक पॉइंट आता है, वो है एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स या कंडीशनल वर्ड्स नहीं आते। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ना तो नेगेटिव वर्ड्स आ पाते हैं और ना ही कंडीशनल वर्ड आ पाते हैं। मतलब अगर आपने कोई सेंटेंस बनाया और उसमें एक से ज्यादा कंडीशनल वर्ड्स आपने यूज कर दिए या एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स आपने यूज कर दिए तो सेंटेंस पहले ही गलत हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आई कुड नॉट हार्डली गेट टू इट। अब ये जो सेंटेंस है इसे समझें। नोट हम सबको पता है, नोट को हम देखते ही बता सकते हैं दैट नोट इज अ नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव शब्द है। हार्डली को भी आपने समझा है, हार्डली के बारे में भी आपने जाना है कि हार्डली हमने क्वेश्चन टैग की क्लास में डिस्कस किए थे सारे वर्ड्स, और मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें सावधान रहना है, जिनसे बहुत चौकन्ना हमें रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये रूप बदल के आते हैं, रूप बदल के, जैसे कोई बहुरूपिया होता है, रूप बदल के लोग आते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। कई बार होता है कि जिसे आप फ्रेंड समझते हैं वो फ्रेंड नहीं निकलते, वो एनिमी निकल जाते हैं फाइनली। तो ऐसे ही ये वर्ड्स हैं, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में आपको भले ही नेगेटिव ना लगे, लेकिन इनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी है, मतलब ये प्योर नेगेटिव वर्ड्स है। तो अभी अभी जो हमने चीज समझी, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स या कंडीशनल वर्ड्स नहीं आ सकते। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स आ गए तो भी सेंटेंस गलत है, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा कंडीशनल वर्ड्स आ गए तो भी सेंटेंस गलत है। तो यहां पर नोट और हार्डली दोनों नेगेटिव है। दिखने में नोट नेगेटिव है और मीनिंग में भी नेगेटिव। हार्डली को हो सकता है देखने में हम नेगेटिव ना समझें, बट वो मीनिंग वाइज नेगेटिव ही है। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड आए, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस फर्स्ट। अब बात करते कि हटाए किसे, ये हमारी चॉइस होती है। एग्जामिनर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये मान लीजिए पार्ट ए है सेंटेंस का, और ये यहां से लेकर, नोट से लेकर हार्डली तक पार्ट बी हो जाता है सेंटेंस का, और बचा हुआ जो भी होता है वो पार्ट सी होता है, और डी मतलब नो एरर। तो यहां एक चीज आपने समझनी है कि हम चाहे नोट को हटाएं तो हम हार्डली को रख लेंगे, आई कुड हार्डली गेट टू इट, तब भी सेंटेंस करेक्ट है। क्योंकि फाइनली आपको सेंटेंस को नेगेटिव ही रखना है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स दिए तो तात्पर्य यही है, मीनिंग यही है कि नेगेटिव रखना है। आप अगर हार्डली को हटा दें तो आप क्या पढ़ेंगे, आई कुड नॉट गेट टू इट, तब भी सेंटेंस करेक्ट बनेगा। यानी कि हमारी चॉइस है, और ये बात सब्जेक्टिव थी, मतलब लिखने में थी। क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, आपने क्लिक करना है, सर्कल करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट बी। हम पार्ट बी पे क्लिक करेंगे, चाहे नोट को हटाएं, चाहे हार्डली और नोट दो या एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड जहां है वो हिस्सा गलत है। अब इसी बात को हमने नेगेटिव वर्ड्स में तो समझ लिया, इसी बात को हम एक बार कंडीशनल वर्ड से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक से ज्यादा नेगेटिव आए वर्ड्स एक सेंटेंस में तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट है, और यदि एक से ज्यादा कंडीशनल वर्ड्स आते हैं किसी सेंटेंस में तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब कंडीशनल को देखते हैं। मान लीजिए कंडीशनल वर्ड है इफ, और एक और कंडीशनल वर्ड है सपोज। यू बिकम द PM, we will do
समथिंग गुड। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग हमें समझना है। देखिएगा, इफ सपोज यू बिकम द पीएम वी विल डू समथिंग गुड। पहली बात तो सपोज भी कंडीशनल वर्ड है, इफ भी कंडीशनल वर्ड है। दो दो कंडीशनल वर्ड या ये कहूं एक से ज्यादा कंडीशनल वर्ड आ जाए, दो तीन चार अगर एक से ज्यादा है तो वो गड़बड़ है। अब सपोज को भी हटा सकते हैं या इफ को, कोई एक रखना है, कोई एक आपको वहां पर रखना है, कोई एक हटाना है, कोई एक को आप यूज करेंगे, कोई एक को रिमूव कर देंगे। जैसे इफ यू बिकम द पीएम वी विल डू समथिंग गुड। अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे तो हम कुछ अच्छा करेंगे। वही बात सपोज में भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई एक हटा सकते हैं, किसी एक को आपने रखना और दोनों एक ही पार्ट में दिए जाएंगे, एक ही हिस्से में दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान से समझना है। तो एक सेंटेंस में ना तो एक से ज्यादा कंडीशनल वर्ड कभी आ सकते हैं, ना ही एक से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स कभी आ सकते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि भाई इस पूरे चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। तो यहां से शुरू हो जाते हैं हम। पॉइंट वन, कंडीशनल सेंटेंस का पॉइंट वन। फर्स्ट पॉइंट ये क्या कहता है, यदि किसी कंडीशनल वर्ड के बाद, यदि किसी कंडीशनल वर्ड के बाद विल, शैल या वुड आ जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। माने इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई सेंटेंस है जिसके अंदर कंडीशनल वर्ड है, यानी कि वो सेंटेंस कैसा हो गया, कंडीशनल। तो सबसे पहले जो मेन मेन कंडीशनल वर्ड्स हैं उन पे एक बार नजर डालते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इफ है, सपोज है, ये सारे कंडीशनल वर्ड्स आपके समझ आने चाहिए। क्यों मैं बार बार बोलता हूं समझ आने चाहिए, समझ आने चाहिए, समझ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया होगा आपको, याद नहीं करना। आप याद भी नहीं कर सकते चीजों को ना, याद करेंगे भूल जाएंगे, और समझ आएगी चीज तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इफ और सपोज, इफ की बात करें चाहे सपोज की, दोनों ही कंडीशनल वर्ड है। चाहे बात करें प्रोवाइडेड की, ये भी कंडीशनल वर्ड है। चाहे हम बात करें अनटिल की और अनलेस की, कंडीशनल वर्ड्स हैं। हम बात करें सो लॉन्ग एज की, सो लॉन्ग एज, या एज लॉन्ग एज, या फिर एज सून एज, या फिर कई बार व्हेन, कई बार आफ्टर, व्हेन, आफ्टर और बिफोर भी कंडीशनल वर्ड की तरह काम करते हैं। इनमें से आप सोचेंगे कि कंडीशनल वर्ड तो इफ है, या सिर्फ प्रोवाइडेड है, या फिर सपोज है। बाकी तो टाइम वाले वर्ड है, जैसे व्हेन है, ये कंडीशनल नहीं, ये टाइम बाउंड वर्ड है। तो मैं कहूंगा कि आप उस गहराई में और उन टर्मिनोलॉजी में ना जाएं तो आप जल्दी सीख पाएंगे। क्यों? एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। एग्जामिनर कभी आपसे नहीं पूछ रहा है, एसएससी के अंदर या बाकी बोर्ड्स के अंदर भी, कि भाई फोनेटिक्स की डेफिनेशन बताइए, या फोनेटिक्स क्या है, या फोनेटिक्स में कितने 44 साउंड्स आते हैं। ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स कह देते हैं। क्या 20 वॉवल्स भी होते हैं? क्या 8 डिप्थोंग्स भी हैं? क्या 12 ऐसे वॉवल हैं जिन्हें प्योर वॉवल्स कहा जाता है? वो सारी चीजें अलग सेगमेंट है। क्या मॉर्फोलॉजी क्या है, क्या फोनोलॉजी क्या है, नहीं पूछ रहा एग्जामिनर आपसे। क्या सिमेंटिक्स क्या बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं आ रही है एग्जाम में, वो एक अलग एरिया है। ठीक है, तो इनको आप जितना उसके सिंप्लीफाई रखें। टर्म्स वो जरूरी हैं जो एग्जाम में आते हैं। वैसे तो हम ऑक्सिलरी भी पढ़ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी कहते हैं, मेन वर्ब को लेक्सिकल कहते हैं। हम ट्रांजिटिव पढ़ते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं, हम डाया ट्रांजिटिव भी पढ़ सकते हैं। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम का पार्ट नहीं है कभी भी। इसीलिए आप इन सब को
कंडीशनल वर्ड्स करके याद रखें, उसमें आपको इजीली चीजें कॉन्सेप्चुलाइज हो जाएगी। और ध्यान करके इनको ऐसे समझें कि भाई ये वर्ड्स अगर आएंगे, ये सारे वर्ड्स, इनके अलावा भी दो चार वर्ड्स हैं, अगर ऐसा कोई शब्द है, ये आपको हमेशा के लिए समझ लेना है, ऐसा कोई शब्द है इन जैसा जो कंडीशन बनाता है, इफ है, यदि है, सपोज है, प्रोवाइडेड है। अब जैसे प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते की, शर्त यह है कि, मतलब ये शर्त है, मैं आपको अपनी गाड़ी दे दूंगा, शर्त यह है कि आप उसे ध्यान से चलाएंगे, केयरफुली चलाएंगे। अनटिल है, अब अनटिल नेगेटिव भी है, ये भी ध्यान रखना है, अनटिल जो है वो नेगेटिव वर्ड भी है, अनटिल जो है वो नेगेटिव वर्ड भी है, ठीक है, नेगेटिव भी है। और वैसे ही अनलेस है, अनलेस भी नेगेटिव वर्ड भी है, ये कंडीशन बाउंड भी है और नेगेटिव भी है। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, तो टाइम के लिए ये वर्ड है जिसे कंडीशनल नहीं कहा जाता, लेकिन आप इसे ऐसे समझ लें कि ये भी कंडीशनल की तरह ही काम करता है, तो बहुत ज्यादा खाम खा के टर्म्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। वैसे ही अनलेस है, हम इसे कंडीशनल वर्ड की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं ताकि आप समझ करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अनलेस का हिंदी मतलब होता है यदि नहीं, तो ये कंडीशनल भी है प्लस नेगेटिव भी है, दोनों ही है। सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज का मतलब है जब तक नहीं, जब तक नहीं या तब से लेकर। अब एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का मिलता जुलता ही मतलब है, जब तक नहीं या तब तक की। तो जब तक ये हो रहा है तब तक, सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज दोनों ही कंडीशनल वर्ड्स हैं। एज सुन एज जैसे ही या ज्यों ही, ज्यों ही कोमा के साथ पेयर करेगा, त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही। व्हेन, व्हेन का मतलब जब कंडीशन बनाता है या टाइम की क्लोज में आता है, एडवर्बियल क्लोज में आता है, तो ये बोलता है जब की सेंस, जब, कब नहीं, जब। और फिर हम आते हैं आफ्टर की ओर। आफ्टर क्या बता रहा, आफ्टर आपको बताता के बाद, आफ्टर दैट के बाद। बिफोर से पहले, आफ्टर और बिफोर एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ये कह सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं इन सेंटेंसेस में, देखते हैं कि भाई कैसे ये वर्ड्स यूज होंगे। देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल है, इफ दे विल गेट सम हेल्प, दे कैन डू बेटर। ये हो गया। दूसरा है, आई विल गो देयर सपोज यू शैल वेट फॉर मी। ये आ गया। अब इसे समझ लीजिए, ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली क्या बता रहा है, यही पॉइंट। यदि, अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से आपने समझ लेना हमेशा के लिए, यदि किसी कंडीशनल वर्ड के बाद, कंडीशनल वर्ड ये रहे आपके मेन कंडीशनल वर्ड, ठीक है, यदि किसी कंडीशनल वर्ड के बाद कंडीशनल वर्ड आ गया इनमें से कोई, यहां इफ है और यहां क्या है सपोज, कंडीशनल वर्ड के बाद क्या आ जाए, विल शैल या वुड। के बाद से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बाद, सब्जेक्ट भी तो होगा, तो कंडीशनल वर्ड है, उसके बाद सब्जेक्ट भी आ गया और फिर क्या आ गया, विल। ये देखिए कंडीशनल वर्ड है। अब सेंटेंस के शुरुआत में भी कंडीशनल वर्ड आ सकता है, माने सेंटेंस की स्टार्टिंग कंडीशनल वर्ड से हो सकती है, सेंटेंस के शुरू का जो शब्द है वो भी कंडीशनल वर्ड हो सकता है, और जरूरी नहीं हमेशा वो शुरू में आए। सेंटेंस की एक क्लोज यानी कि आधा हिस्सा जा चुका है, ये कह सकते हैं, जैसे आई विल गो देयर, ये आधा हिस्सा जा चुका है सेंटेंस का, एक क्लोज जा चुकी है पूरी की पूरी, जिसमें सब्जेक्ट भी था, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी थी, मेन वर्ब भी थी। तो हो सकता है कि दो सेंटेंसेस, दो क्लोज के बीच में आ जाइए, ठीक है, कंजंक्शंस तो होते ही हैं। तो ये सपोज भी क्या है, कंडीशनल वर्ड, और सपोज के बाद क्या आया, सब्जेक्ट यू, और उसके बाद क्या आया, शैल। तो समझिए, यदि किसी कंडीशनल वर्ड के बाद विल या शैल या वुड आ जाए, तो कंडीशनल वर्ड था, कंडीशनल वर्ड था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, कंडीशनल वर्ड के बाद विल, कंडीशनल वर्ड के बाद शैल आ जाए, विल शैल या वुड आ जाए, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा।
सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यानी दोनों ही सेंटेंसेस क्या हैं, रॉन्ग है। यहां पर दोनों ही वाक्य गलत हैं आपके, गलत हैं दोनों ही दोनों सेंटेंस। क्यों गलत है? क्योंकि हमने पढ़ लिया है और हमने सीख लिया है, हमने समझ लिया है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो और कोई भी मेन कंडीशनल वर्ड्स ये हैं, लेकिन इनके अलावा भी अगर कोई कंडीशनल वर्ड बन जाता है, कंडीशन बना देता है, तो कंडीशनल वर्ड के बाद ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नहीं हो सकता ना विल, ना शैल, ना वुड। इन तीनों में से अगर कोई एक आ गया, सेंटेंस गलत है। लेकिन ये देखना है कि कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद वाली क्लोज उसके पहले वाली या उससे अलग क्लोज नहीं। कंडीशनल वर्ड इफ था, दे विल, तो गलत हो गया, विल को हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद विल आ सकता है, उसके बाद कैन या वुड भी आ सकता है। लेकिन कंडीशनल वर्ड के बाद जस्ट बाद वाले सेंटेंस में देखो, ये सेंटेंस यहां से यहां तक है, ये जो क्लोज है, इफ दे विल गेट सम हेल्प, तो ये सेंटेंस पूरे में इतने में यहां विल शैल वुड नहीं आएगा। एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जहां वुड करेक्ट होता है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन विल शैल एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कभी करेक्ट नहीं माना गया यहां पर किसी भी कंडीशन में। और यहां पर हमने देखा, सपोज था कंडीशनल वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में यू आया, लेकिन जो शैल आया वो गलत था। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें अच्छा खासा आइडिया आपको मिला होगा कि कैसे गलत हो रहे हैं सेंटेंसेस। और एग्जांपल्स देखते हैं, समझने की कोशिश करनी है आपको। देखिएगा, दे वुड ड्रॉ अ लाइन व्हेन दे वुड नो बेटर। अब ये सेंटेंस है और एक ये लिख लेते हैं, द कैट द कैट could not get away as soon as she saw the milk ball। अब एक ये सेंटेंस है, यहां आप देखेंगे कंडीशनल वर्ड आपके पास जो था वो था एज सुन एज, जो बीच में भी आ सकता है सेंटेंस के, एक क्लोज के बाद एक क्लोज के पहले। तो इसके बाद हमें देखना था कि भाई क्या यहां पर विल शैल या वुड आया है। तो देखेंगे कंडीशनल वर्ड ये रहा, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर विल शैल या वुड है कहीं, नहीं है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब ये है दे वुड ड्रॉ अ लाइन व्हेन दे वुड नो बेटर। अब व्हेन कैसा वर्ड है, इन्हीं में से शब्द है, देखे ध्यान से। व्हेन की वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये रहा व्हेन, कहां है, ये रहा व्हेन। व्हेन कैसा शब्द है, कंडीशनल। कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, आ गया जी। लेकिन कंडीशनल वर्ड के बाद विल शैल वुड का यूज नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो कर दिया है, ये रहा वुड, यानी कि ये यहां पर गलत है। ये जो हिस्सा था, अगर ये बी पार्ट के रूप में सेंटेंस में आपको दिया गया है एग्जाम के अंदर, तो बी आपका आंसर है। सी में दिया गया है, सी आपका आंसर है। कुल मिला के बात यह है कि ये हिस्सा गलत है। और इसकी जगह क्या लगाएंगे, देखो वुड आपने हटा देना। जैसे आप वुड हटाएंगे, ये जो नो है ये अपनी सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। ये भी डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं कि कैसे चेंजेस हो रहे। तो पहला जो पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा कि अगर किसी कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विल या शैल या वुड में से कोई आ जाता इन तीनों शब्दों में से, तो वो सेंटेंस वहीं गलत हो चुका है। उसमें आगे दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, कुछ एक कंस्ट्रक्शंस हैं, यही कंस्ट्रक्शन पर सारा गेम है इस पूरे चैप्टर का। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, यदि वुड
के साथ, या ये कहें कि वुड के बाद, लाइक, यदि वुड के बाद लाइक दे रखा हो, तो यदि वुड के साथ, या ये कहें कि वुड वुड के तुरंत बाद लाइक दे रखा हो, तो विल, शैल या वुड वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। नहीं होगी मतलब इससे पहले जो पॉइंट हमने किया उसके अकॉर्डिंग कंडीशनल वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल वुड नहीं आ सकते, लेकिन यदि वुड के बाद में लाइक दे रखा हो तो विल शैल वुड वाली जो कंडीशन थी कि नहीं आ सकता, वो अप्लाई नहीं होगी। यानी कि कंडीशनल वर्ड कोई भी हो, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके बाद अगर वुड है और आगे कुछ भी है तो वो सेंटेंस गलत है। अब वहां चाहे वुड हो, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, लेकिन अगर कंडीशनल वर्ड है उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट है और उसके बाद फिर से वुड है, लेकिन अब की बार वुड के बाद में लाइक भी है, तो फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ये पॉइंट है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। इफ दे would like to come, I have no problem. I have no problem. अब इसमें समझना है हमें, if they would like to come, I have no problem. अगर वे आना चाहेंगे या आना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां कंडीशनल वर्ड था इफ, उसके बाद वुड जो नहीं आना चाहिए था वो क्यों आ गया, क्योंकि बाद में क्या रखा था, लाइक, तो इसीलिए सेंटेंस करेक्ट है। तो पहली बात, कोई भी सेंटेंस हो कंडीशनल वर्ड के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके बाद विल शैल वुड नहीं आएगा, आया तो सेंटेंस गलत है, खत्म। दूसरी बात, विल शैल तो आ ही नहीं सकते, लेकिन अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड एक कंडीशन में सही माना जाएगा। कंडीशन वर्ड के बाद अगर उसके साथ कौन आया हो, उठ के लाइक भी आया हो, वुड लाइक अगर है, फिर वो ठीक माना जाएगा, फिर हम उसे गलत, इनकरेक्ट, रॉन्ग नहीं कह सकते, वो करेक्ट माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अब शुरू होते हैं यहां से कंस्ट्रक्शंस। कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है ये चैप्टर, आगे उनको समझते हैं। कोई भी कंडीशनल वर्ड आपके पास हो, मान लीजिए कोई भी जो हमने मेन डिस्कस किए उनमें से या उनके अलावा, कंडीशनल वर्ड के बाद दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा गया हो, ठीक है। कंडीशनल वर्ड कोई भी आ जाए, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, टॉम, डिक, हैरी, मैक्स, कुछ भी आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी आ जाए, तो कंडीशनल वर्ड मेन जो वर्ड्स है उनमें से कोई भी आ जाए और कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट आ जाए और किसी भी वर्ब की फर्स्ट, या फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट फॉर्म में एस एस लग के आ जाएगा। तो इनमें से यहां तक कुछ भी आ जाए, उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, अदर वर्ड्स, और उसके बाद कोई भी और सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। यहां ट्विस्ट शुरू हो जाएगा, तो कोई भी सब्जेक्ट आ जाए यहां तक, उसके बाद में आप प्रेजेंट मोडाल यूज करेंगे, और मैं भी आपको बताऊंगा प्रेजेंट मोडाल का मतलब क्या है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये समझ लेना, ये वाला पॉइंट, ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा, यहां से लेकर
यहां तक ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है जी, सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक सेंटेंस, इसके अंदर दो सेंटेंस होंगे और सेंटेंस के अंदर जब एक से ज्यादा हो जाते हैं इकट्ठे सेंटेंस तो हम उनको क्लोज कहना शुरू कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर दो क्लोज होंगे, क्लोजेस, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। समझने वाली बात यहां से शुरू हो जाती है, कोमा से इनको सेपरेट करेंगे। तो यहां क्या होगा कि इधर कोई भी कंडीशनल वर्ड, ठीक है, और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस, उसके बाद कॉमा, और यहां कॉमा के बाद जो सेंटेंस आगे होगा वो किस में होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट के मोडाल्स, उसके बाद V1, ठीक है, उसके बाद V1, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स हो जाएंगे। अब समझिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां हमने देखा इतने में एक क्लोज जिसमें कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट है, V1 है, और फिर एक क्लोज जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेजेंट मोडाल्स हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो यहां डिफरेंस क्या आ गया, देखिएगा डिफरेंस। अब अगर मैं ये कहूं कि पेयर चल रहा है, वो पेयर क्या चल रहा है इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इधर मैं कहूंगा कि फ्यूचर टेंसेस हैं, ये मोडाल्स का यूज हुआ है। मैं यहां विल शैल का ही केवल जिक्र नहीं करूंगा, जितने भी प्रेजेंट मोडाल्स है सारे यहां पर ऑलमोस्ट आ सकते हैं। तो देखिएगा, कंडीशनल वर्ड कोई भी आए, सब्जेक्ट कोई भी आए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म, अदर वर्ड, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट मोडाल। यानी कि कंस्ट्रक्शन कहता है कि भाई अगर सेंटेंस आपके पास इफ आई गो देयर ऐसे है, अब ऐसे से मेरा मतलब इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड, ठीक है, उसके बाद आई क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोमा, कोमा आ गया जी, उसके बाद अदर वर्ड्स में देयर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट दोबारा से। अब सब्जेक्ट लिखते हैं आगे, यू डैश हेल्प मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, हमने लगा दी। ये देखिए यहां पर प्रेजेंट मॉडल, यहां मैंने डैश इसलिए बनाया ताकि आप समझ पाए चीजों को। मान लीजिए यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए जाए, अब ऑप्शन क्या है, नंबर 1 ऑप्शन है वुड, नंबर 2 कुड, नंबर 3 यूज्ड, नंबर 4 विल। तो इफ आई गो देयर यू वुड, अब समझना है, सीधे आप आंसर पर ना आए, अगर आपको आंसर मिल भी गया थोड़ा समझें। वुड आंसर क्यों नहीं है, यूज्ड आंसर क्यों नहीं है, कुड आंसर क्यों नहीं है, समझे। वुड और कुड दोनों ही पास्ट मोडाल्स माने जाते हैं, पास्ट टाइम बताने के लिए मैक्सिमम इनका यूज किया जाता है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रेजेंट के सिंपल टेंस की। दूसरे शब्दों में कहूं तो कॉमन देखो आप, अगर मैं लिख रहा हूं वुड और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं विल, इसे आप अगर आप समझ गए इस ट्रिक को तो चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं पे। देखिए, मैं अगर कहूं वुड और विल में डिफरेंस, विल का पास्ट क्या है, वुड, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई कैन का पास्ट क्या है, कुड। तो समझना है, यदि कैन का पास्ट कुड है, जो कि है, बिल्कुल सही बात है, कैन का पास्ट कुड है, तो कुड का प्रेजेंट कौन हुआ, कैन का पास्ट कुड है तो कुड का प्रेजेंट कौन हुआ, कैन। इसका मतलब ये हुआ कि कैन जो है वो प्रेजेंट मोडाल है, और पास्ट मोडाल के रूप में किसे यूज करेंगे, पास्ट मोडाल के रूप में यूज करेंगे हम कुड को। वैसे ही विल का पास्ट क्या है, वुड, यानी वुड का प्रेजेंट क्या है, विल। इसे समझ लेते हैं कि भाई विल अगर प्रेजेंट मोडाल है जैसे कि कैन है, तो विल का पास्ट रूप क्या है, वुड। और यहां समझना क्या है कि जब आप यूज कर रहे हो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है, कौन सा टेंस बनाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस बनाती है।
अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बनाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आगे टेंस बना रहे हो आगे क्लोज में, यहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसने तो प्रेजेंट टेंस बना दिया, तो आगे जो मोडाल्स होने चाहिए वो भी कौन से टाइम के होने चाहिए, प्रेजेंट के, इसीलिए कुड और वुड यहां यूज नहीं होते। तो तात्पर्य ये निकला है, बहुत सिंपल बात, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो कंडीशनल वर्ड में तो आगे वाली क्लोज में आप कुड को या वुड को यूज नहीं करें, क्योंकि कुड और वुड क्या है, पास्ट मॉडल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बना रही है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट के मॉडल्स यूज होंगे। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट टेंस के साथ मॉडल्स भी प्रेजेंट टाइम के यूज होंगे। विल आ सकता है, शैल आ सकता है, शुड आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है, मस्ट आ सकता है, ऑट टू आ सकता है, लेकिन कुड और वुड यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट मॉडल्स हैं। यहां पे जो वर्ब है वो पास्ट नहीं है, ध्यान से समझना, यहां पर जो वर्ब है वो पास्ट वर्ब नहीं है, बल्कि वो वर्ब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट मॉडल के साथ ही वो जाना पसंद करेगी। तो ये तो पास्ट मॉडल्स थे, ये प्रेजेंट मॉडल होने चाहिए, क्यों? क्योंकि वर्ब प्रेजेंट है, तो इन्हें भी पास्ट में ना होकर के प्रेजेंट में होना चाहिए। अब इसी पॉइंट पर समझ लेते हैं क्वेश्चनिंग कैसे हो रही है। देखिए, आई गो देयर कॉमा यू डैश हेल्प मी, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म ने यहां बताया मैं प्रेजेंट हूं, तो मुझे प्रेजेंट का मॉडल दो। अब आप सोचेंगे सर प्रेजेंट तो कैन हो सकता है या मे हो सकता है, भाई विल का पास्ट वुड है, कैन का पास्ट कुड है, ऑप्शन में कैन है ही नहीं। विल का पास्ट वुड है तो वुड का प्रेजेंट कौन हुआ, विल हुआ, इसीलिए विल बिल्कुल सही आंसर बनेगा यहां पर। अब अगर इसे समझ गए हैं आप तो एक क्वेश्चन और यहां पर लेते हैं। देखिएगा, इफ यू डैश हार्ड आई विल बी प्राउड ऑफ यू। एग्जाम्पल्स आपको समझ आ जाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान आप कंस्ट्रक्शन पे दोगे। तो यहां जो हिस्सा है वो क्या है, कंडीशनल वर्ड में क्या आना चाहिए था, कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड आना चाहिए था, आ गया, इफ है, सब्जेक्ट के रूप में यू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां मैंने ब्लैंक छोड़ा है, आगे वाली क्लोज में सब्जेक्ट होना चाहिए था, सब्जेक्ट के रूप में आई है, प्रेजेंट मॉडल के रूप में विल है, विल का पास्ट वुड, विल का पास्ट वुड तो वुड का प्रेजेंट विल, कैन का पास्ट कुड तो कुड का प्रेजेंट कैन। उसके बाद कहता V1 आना चाहिए, तो बी की जो वैल्यू है वो V1 है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ गए। अब यहां पर ऑप्शंस में आपको दिए जाएंगे गो, वेंट, कैन, कुड। अब देखिए, हमें ये वाला हिस्सा बाद वाला हिस्सा दे दिया गया, पहले वाले से क्वेश्चन पूछा है, तो सोचने वाली बात है कि वुड जो है उसका पास्ट क्या होता है, विल जो है उसका पास्ट क्या है, वुड क्या है उसका पास्ट क्या होगा, उसका कोई पास्ट नहीं होता, क्योंकि वुड खुद पास्ट है, तो वुड का प्रेजेंट हो सकता है, वो क्या होगा, विल। विल का पास्ट है वुड, इसीलिए वुड का प्रेजेंट है विल, यानी कि विल अपनी जगह प्रेजेंट है, यानी कि जो वर्ब आएगी प्रेजेंट मोडाल है विल, इसका मतलब जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वो फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आंसर क्या आ गया, गो। यहां पर आंसर आएगा गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म थी। इसी को उल्टा करके भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पर। देखिए, when you come tomorrow, she dash come with you। अब ऑप्शंस की बारी। नंबर 1 कुड, नंबर 2 कैन, नंबर 3 वुड, नंबर 4 यूज्ड। देखिएगा, अब ये कहता व्हेन यू कम टुमारो शी डैश कम विद यू,
जब आप कल आओगे, कम की वैल्यू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वाले सेंटेंस में क्लोज के अंदर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आगे मोडाल कौन सा आता है, आगे मोडाल आता है प्रेजेंट का। यानी वुड पास मोडाल आंसर नहीं, यूज टू पास मोडाल आंसर नहीं, ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। कुड पास मोडाल आंसर नहीं, तो आंसर क्या आ गया आपका, कैन। अब कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। भाई जैसी वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब है तो प्रेजेंट मोडाल लगाने, पास्ट वर्ब है तो पास्ट मोडाल लगाने हैं। और अगर मैं सेपरेशन की बात करूं तो देखो, सेपरेट करके किसी को भी दे सकता है एग्जामिनर आपको। फिलर्स में जब आपको मिलेगा, हो सकता है पहले वाले सेक्शन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है या सेकंड या हेड के साथ थर्ड, ये पूछ ले। या बाद वाले सेक्शन में आपसे पूछ ले कि कैन आएगा या कुड, विल आएगा या वुड। बात क्या पूछना चाह रहा है, प्रेजेंट मोडाल आएगा या पास्ट मोडाल, ये पूछना चाह रहा है बेसिकली। तो इससे हमने सिर्फ यही समझना है कि भाई प्रेजेंट की वर्ब प्रेजेंट के मोडाल के साथ जाएगी, दैट्स ऑल। आगे हम इसी पॉइंट को सीखते हैं नंबर 4 में। देखिए, अगर कोई भी कंडीशनल वर्ड है, देखिए वही पैटर्न चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा इसमें। कंडीशनल वर्ड के बाद कोई भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको वर्ब समझनी है यहां पर। तो उसके बाद वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आ जाए, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पिछले वाले से चेंज हो गया। अभी तक हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे थे, एसईएस फॉर्म की बात कर रहे थे, और अब हम कह रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो यहां पर एक क्लोज पूरी हो गई हमारी, एक क्लोज कंप्लीट हो गई। इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद पास्ट मोडाल्स आपने यूज करने, पास्ट मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। ये चीज यहां पर आ जाएगी इंपॉर्टेंट, जिसे मैं कहूंगा कि आपको बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। वर्ब की अब सेकंड फॉर्म जब आई है तो मोडाल्स भी पास्ट में आए हैं। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट वर्ब, पास्ट वर्ब, इसीलिए मोडाल्स भी आ रहे हैं पास्ट वाले। इससे पहले हमने देखा था कि सब कुछ सेम था, वर्ब की फर्स्ट या एसईएस फॉर्म हुआ करती थी और उसके साथ जो मोडाल्स आ रहे थे, वो जो मोडाल्स आ रहे थे वो प्रेजेंट मोडाल्स आ रहे थे। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम भी अपने आप में प्रेजेंट वर्ब है। वर्ब प्रेजेंट है, मोडाल्स प्रेजेंट है। वर्ब पास्ट हो गई तो मोडाल्स भी पास्ट के हुए, ये डिफरेंस है। अगर आप वर्ब को पहचान नहीं पाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड, यानी प्रेजेंट है या पास्ट, तो भी गड़बड़ के चांसेस ज्यादा है कि आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, ऐसे चांसेस हैं। तो एग्जाम्पल आपको कुछ कुछ ऐसे ही मिलेंगे। मान लीजिए, इफ इट रेन्स टुमारो, कॉमा, वी डैश नॉट गो आउट। अब ऑप्शंस की बात करें उससे पहले हम बिल्कुल कंपैरेटिवली एक और एग्जांपल लेंगे। इफ इफ इट रेन्ड, अब देखो फर्क क्या आ गया, रेन्ड और रेन्स, ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, ये सेकंड फॉर्म है पास्ट। अब कह रहा है इफ इट रेन्स टुमारो, अगर बारिश होगी कल, और ये कहता अगर बारिश होती अब, अभी अगर बारिश हो जाती, जो कि हुई नहीं, हो जाती, तो वी डैश नॉट गो आउट। अब दोनों से समझते हैं। यहां इस डैश के लिए और इस डैश के लिए आपके ऑप्शंस हैं विल और वुड। पहले वाले डैश में इफ इट रेन्स टुमारो वी
डैश नॉट गो आउट। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल नॉट गो आउट होना चाहिए या वी वुड नॉट गो आउट होना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। तो जब आप देखेंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट के मोडाल्स के साथ जाना पसंद करेगी। यानी विल का पास्ट वुड है, वुड तो हो गया पास्ट, तो वुड विल का पास्ट वुड है तो वुड का प्रेजेंट कौन हुआ, विल। इसीलिए प्रेजेंट की जो वर्ब है रेन्स, वो प्रेजेंट के मोडाल्स के साथ जाना पसंद करेगी। तो आंसर बन जाएगा यहां पर हमारा विल। प्रेजेंट मोडाल प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट मोडाल प्रेजेंट वर्ब। और यहां देखा जाए इफ इट रेन्ड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, सेकंड फॉर्म बन गई। अब सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट वर्ब। ठीक है, पास्ट वर्ब। अगर वर्ब पास्ट है तो मोडाल भी कौन सा देगी, देखिए वर्ब अगर पास्ट है तो मोडाल भी कब के लेगी, पास्ट टाइम के मोडाल। तो विल का पास्ट क्या है, वुड, यानी आंसर क्या हो गया, वुड। ठीक है, कंपैरिजन है। और अगर ये आप समझ पाए हैं तो जरा सोच के जवाब दीजिएगा। मान लीजिए सेंटेंस ऐसे ही आ गया, हमने देखा प्रेजेंट की वर्ब है तो वुड नहीं आएगा और कुड भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वुड और कुड, वुड और कुड तो पास्ट के मोडाल्स हैं। ठीक है, पास्ट मोडाल्स हैं। लेकिन विल, मे, कैन, ये सब तो प्रेजेंट के मोडाल्स हैं। अब वर्ब प्रेजेंट की थी तो मोडाल भी पास्ट का आएगा। अब वर्ब सेकंड थी जो कि पास्ट की वर्ब थी, तो मोडाल भी पास्ट का आएगा, वुड। अगर ये आप समझ गए हैं तो हम यहां पर कोशिश करते हैं पॉइंट को पूरा करने की, समझिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इट डैश इट डैश, अब समझिएगा। हमें दिख रहा है विल प्रेजेंट मोडाल यूज हुआ है, हमें दिख रहा है वुड पास्ट मोडाल यूज हुआ, तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाए दो। फर्स्ट है रेन्स, दूसरा ऑप्शन है रेन्ड। तो फर्स्ट में क्या आएगा, इफ इट रेन्स या इफ इट रेन्ड। ये मोडाल कब का है, प्रेजेंट टाइम का मोडाल। तो प्रेजेंट टाइम का मोडाल वर्ब भी कब की लेगा, प्रेजेंट टाइम की वर्ब लेगा। यानी कि फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, रेन्स, ना कि रेन्ड। ये क्लियर हो गया। अब समझिए सेकंड को, इफ इट डैश, इफ इट डैश। तो समझना है कि यहां क्या दिया है, वुड। वुड वुड जो कि पास्ट का मॉडल है। अब पास्ट का मॉडल है तो सीधी सी बात है, पास्ट का मॉडल वर्ब भी कौन सी लेगा, पास्ट की लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, रेन्स। लेकिन सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है, रेन्ड। तो आंसर आएगा यहां पर रेन्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी तो आपको वर्ब की फॉर्म दे देगा, वो प्रेजेंट वर्ब है तो आपने उसके हिसाब से पूछेगा क्या, फिर भाई प्रेजेंट मॉडल आएगा विल या वुड, कैन या कुड, तो फिर आपने उस हिसाब से प्रेजेंट का ही चुनना है मॉडल। कभी कभी मॉडल आपको दे देगा या तो प्रेजेंट या पास्ट, वर्ब की जगह डैश बना देगा या गलत कर देगा, तो वहां आपने चुनना है। अगर आपका प्रेजेंट मॉडल है तो फिर आप प्रेजेंट के वर्ब चुनेंगे, अगर पास्ट मॉडल है तो आप पास्ट का वर्ब चुनेंगे। यही आपको वहां पर ध्यान रखने वाली चीज है, और कोई ध्यान रखने वाली चीज नहीं है। अब समझते हैं इससे आगे की कहानी। देखिए, कुछ एक वर्ब्स हैं जो हमें उतनी क्लियरली समझ नहीं आती, जैसे कि हैव, हैड, फिर से हैड, हैविंग, और मान लीजिए हैज वर्जन भी है एक इनका। वैसे ही एम है, आर है, वॉज है, वर है, बीन है, बीग है, और इज है। देखिएगा, इनमें समझने वाली बात है कि भाई इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं और अटेम्प्ट कैसे करना है आपने। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं और ये सेकंड फॉर्म्स हैं, और ये हैज और इज फर्स्ट फॉर्म में एस का काम करने वाली, जैसे गो का गोज, डू का डज,
हैव का हैज हो जाता है, या ये मान लीजिए जैसे कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या एस जोड़ देते हैं, दैट्स ऑल, वो सिंगुलर वर्जन बन जाता है कुल मिला के। तो क्वेश्चनिंग क्या होगी देखिए, इफ आई डैश 22 next year she will be 29। अब समझिए, यहां जो मोडाल आया वो प्रेजेंट का आया, यानी यहां जो वर्ब आनी चाहिए वो भी प्रेजेंट की आनी चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं एम, आर, वॉज और वर, ये चार ऑप्शंस। इनमें से आई के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, इफ आई एम 22 नेक्स्ट ईयर शी विल बी 29, वह 29 की हो जाएगी अगर अगले साल मैं 22 का होऊंगा तो यहां हमने कैसे चुना, जो मोडाल दिया गया था वो प्रेजेंट में था, अपना वुड नहीं था, इसका पास नहीं था, विल था, जो कि प्रेजेंट फॉर्म है। तो प्रेजेंट में था मोडाल, तो वर्ब भी किस में लेगा, प्रेजेंट में। तो वॉज और वर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आर इसलिए नहीं आता क्योंकि आई के साथ स्पेसिफिक वर्ब अवेलेबल है एम, तो वही यूज होती है। लेकिन यहां आपने ध्यान रखना है कि अगर ये ऐसे दे दिया जाता कि मान लीजिए यहां आपको पहले से एम दे दिया जाता और यहां पे लिखते कि भाई डैश है, ठीक है, और फिर आपके पास ऑप्शन विल या वुड जैसे होते, तो विल और वुड अगर ऑप्शन होते तो फिर आपका आंसर क्या आता, विल। क्यों आता, क्योंकि आप देखते हैं यहां जो वर्ब है वो प्रेजेंट वर्ब है। अब प्रेजेंट वर्ब के साथ आप मॉडल वुड यानी कि पास्ट का यूज नहीं कर सकते, वुड की जगह आप क्या लगाएंगे, विल। तो वुड जो होता वो बेसिकली गलत हो जाता, कुड भी उतना ही गलत हो जाता। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे समझ लिया जाए, इफ आई वर 22 देन, अब वर आया, आप सोचेंगे सर वॉज क्यों नहीं लगा। जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस में बात करेंगे इमेजिनेशन की या अनरियल कंडीशन की, इमेजिनेशन या ये कहूं कि कल्पना करेंगे कोई काम जो हुआ नहीं, अगर वो हो जाता, अगर अभी मैं 2 लाख रुपए जीत जाता, 2 करोड़ रुपए जीत जाता, 20 करोड़ रुपए जीत जाता, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, कल्पनाएं कर रहा हूं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूं। तो अगर जब आप कल्पनाएं करते हैं तो कल्पनाओं में क्या होता है, इमेजिनेशन में आप फिलहाल जब प्रेजेंट की मॉडल टाइम की इमेजिनेशन करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है आपने क्या, कि भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स किसे लेंगे, वर को लेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा प्रेजेंट के अंदर। कल्पनाओं में, पास्ट में तो ये रियल एक्शन तो पास्ट का बताया, लेकिन कल्पना में जैसे यहां हम इमेजिनेशन कर रहे थे फ्यूचर की, अगले साल अगर मैं 22 का हो जाऊंगा, 22 का हो जाऊंगा तो वो 29 की 29 की हो जाएगी। प्रेजेंट की वर्ब से फ्यूचर की कल्पना, यहां पास्ट की वर्ब से प्रेजेंट की। तो इफ आई वर 22 देन शी डैश बी 29। अब ऑप्शन आपके पास मान लीजिए यहां होता विल और दूसरा ऑप्शन आपके पास यहां होता वुड, तो आप किसे चुनते, सोचना है। भाई यहां हमें पास्ट की वर्ब मिली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, एम आर तो फर्स्ट है यानी वॉज वर्ब सेकंड है, तो सेकंड यानी कि पास्ट वर्ब मिली है, तो बाद में जो मोडाल आएगा वो भी कब का आना चाहिए, बहुत जाहिर सी बात है, वो भी पास्ट का आना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वुड। ठीक है, वुड का यूज कर देंगे यहां पर। तो अगर प्रेजेंट वर्ब है तो प्रेजेंट का मॉडल आपने यूज करना है, पास्ट वर्ब है पास्ट का मॉडल आप यूज करेंगे, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक कंडीशन यहां पर है, उसे भी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि वर को स्टार्टिंग में दे दिया जाता है, मतलब वर आई द पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर कई बार आपने ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीबों को हटा देता, गरीबों को हटा देता, गरीबी बोलना चाहिए सर, तो गरीब हट जाएंगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगी, ऐसा कुछ एक लोगों का मानना है, मेरा नहीं है, मैं तो बस आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं।
कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीबों को नहीं, गरीबी को हटा देते। तो इफ आई वर द पीएम की जगह वर आई द पीएम, आई वुड रिमूव पॉवर्टी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, वर आई द पीएम। इसकी जगह मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ आई वर द पीएम आई वुड रिमूव पॉवर्टी। देखिए ये भी उतना ही करेक्ट है, ये भी इतना। तो इसमें एग्जामिनर क्या करने की कोशिश करता है कि वर्ड को स्टार्टिंग में प्लेस कर देता कि आप सोचे ये गलत, ये गलत नहीं है। इफ आई वर, इसकी वैल्यू वर आई है, तो चाहे तो सेंटेंस को इफ से या कंडीशनल वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, वर को पहले ले आए, इफ को हटा दे। इफ के हटते ही बच गया आई और वर, ठीक है। जैसे इफ को हटाया आई और वर बच गया, तो वर को पहले लाए, आई ऑटोमेटिकली बाद में गया गया। तो सेंटेंस की वही टोन बन जाएगी कि इफ आई वर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, वर आई द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, सेम ही मीनिंग यहां पर आएगा। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, इफ आई हैड, इफ आई हैड अ गन आई वुड या विल शूट हिम। अब ये आपने समझना है, इफ आई हैड अ गन आई वुड शूट हिम, इसका मीनिंग आप देंगे मुझे, तो आपके कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, वुड या विल में से कोई एक ही है। क्यों है, एक्सप्लेनेशन भी लिखने की पूरी पूरी कोशिश आपने करनी है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है, ठीक है। विल है या वुड है, विड है तो वुड है तो क्यों है, विल है तो क्यों है, एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी है, रीजन आपने बताना है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो कोशिश करें कि आप अपने कमेंट्स के जरिए हम तक अपनी जो भी डाउट्स हैं वो एक बार पहुंचाएं। और चैनल को अब तक मेरे ख्याल से तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की क्लासेस आपको और कहाँ मिल ही नहीं सकती मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी। तो सब्सक्राइब अगर फिर भी नहीं किया है, भूल गए हैं या असमंजस में हैं, तो कॉन्फिडेंट हो जाएं, बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट तो मैंने आपको कहा है कि आंसर आपको, अगर आपको लगता है कि आपको आंसर आता है तो फिर कमेंट में अपना आंसर हम तक पहुंचाएं और विद एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।